नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। योगी आदित्यनाथ थे गोरखपुर में और अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। हलाल सर्टिफिकेट जारी करके 25,000 करोड़ रुपए कमाने वाले और उसमें तमाम तरह के जिहाद के को समर्पित करने वालों पर भी जम करके बरसे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि इस तरह की अवैध कमाई करता हुआ कोई पकड़ा जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में भी वो उल्लेख करना नहीं भूले। अखिलेश यादव को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले जरा उनका एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वर्षों तक शासन किया, अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। जो महत्वपूर्ण दायित्व संघ ने पिछले 100 वर्षों के दौरान समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उठाए और समाज को एकजुट करके एक नया परिवर्तन करके दिखाया है। कई महापुरुषों के नाम लिए हैं योगी आदित्यनाथ ने, जो राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़े और अपने सर्वोच्च बलिदान भी दिए। आज की तारीख में, आज के दौर में अगर देखें तो ये बात ठीक है कि संघ अपनी गति से, अपने तरीके से, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी गति और अपने तरीके से इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें तो क्या अतिशयोक्ति होगा कि प्रतीक बन गए हैं इस समय योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी जी ने जो आज सबसे बड़ा काम किया है कि लोगों को ये बताया है कि संदर्भ क्या। अगर आपके पास संदर्भ आपके दिमाग में नहीं है तो आप उस सूचना का अर्थ और महत्व को नहीं समझ सकते। यदि मैं आपसे कहूं कि अभी दिल्ली में अभी जो है स्नोफॉल होगा, बर्फ गिरेगी, तो आप मेरी सूचना को तुरंत नकार देंगे, क्योंकि आपके संदर्भ ग्रंथि में ये सूचना मौजूद है कि एनसीआर में दिल्ली में बर्फ नहीं गिरती मैदानी इलाकों में। तो उसी तरीके से जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का आंदोलन था और जिस तरीके से 500 साल का संघर्ष चला, तो वो केवल बीजेपी के लिए वोट गैदरिंग टैक्टिक्स नहीं थी, वो केवल चुनाव जीतने का एक जो है वो मात्र जो है वो कोई एक ट्रम्प कार्ड नहीं था। और योगी जी ने जो साफ कहा कि अगर हमारे अंदर और जो उनके भाषण का अर्थ है कि लोगों में उन्होंने इतिहास बोध को जागृत करने का प्रयास किया है, इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप का, गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराणा सांगा का नाम लिया है कि कैसे पिछले 1000 सालों में हमारे इन आइकॉन्स ने, इन महापुरुषों ने जो इन्वेडर और जो इतना बारबेरिक जो जो इस्लामी आक्रमण इस देश में हुआ,
और अमेरिकन साहित्यकार विलियम डुरांट ने कहा है, जितना बड़ा जेनोसाइड, जितना बड़ा जनसंहार पिछले 1000 साल में भारत में हुआ, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हमारे स्मृति बोध से ये भी मिटा दिया गया कि अंग्रेज जाते-जाते इस देश में 50 लाख लोग मार गए थे, जो बंगाल में फेमिन हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सिर्फ इसलिए हुआ था कि विंस्टन चर्चिल ने ऑस्ट्रेलिया से जो गेहूँ के जहाज़ से भरे जहाज आ रहे थे, उनको कलकत्ता के बजाय सिंगापुर भेज दिया कि वहाँ उनकी ब्रिटिश ट्रूप्स है, उनके लिए भोजन ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ बंगाली मरते हो मरे, 50 लाख लोग मर गए। और इसके ऊपर शशि थरूर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है उसके बारे में, और वैसे भी नेट पे सारी सूचना उपलब्ध है। तो भारत के लोगों के को जो सबसे बड़ा अपराध किया है कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में, सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारा इतिहास बहुत पूरा हमको भुला दिया गया। अकबर को ग्रेट बना दिया गया, औरंगजेब को महान बना दिया गया, और ये बात दिमाग से निकाल दी गई कि भाई औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, काशी का मंदिर तोड़ा और मथुरा का मंदिर तोड़ा। मथुरा का मंदिर कोई पहली बार नहीं तोड़ा गया था औरंगजेब के समय 17th सेंचुरी में, 18 मथुरा के मंदिर पे आक्रमण का इतिहास तो 1000 साल पुराना है, वो दर्जनों बार तोड़ा गया है। हम लोग ये बात भूल जाते हैं। काशी का मंदिर कोई पहली बार नहीं तोड़ा था औरंगजेब ने, उसके पहले भी तोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम लोग जब हम मंदिर की बात करते हैं तो लगता है कि लोगों को कि हम कोई ब्राह्मणों के हित की बात कर रहे हैं। हम कोई टुनटुनियाँ बजाने वाले जो पूजा पाठ की बात कर रहे हैं। मंदिर हमारी संस्कृति का, हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे समाज का, हमारे पूरे सनातन इतिहास का केंद्र बिंदु है, और वहाँ जाति है ही नहीं। वहाँ ये है ही नहीं कि कौन-सी जाति का वहाँ पे हर व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का के अनुसार काम करेगा, और मंदिर जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह काम करता था, सबको वो ऋण उपलब्ध कराता था, और वहाँ पे चूँकि वो पैसा मंदिर का था, तो उसमें कभी 1 पैसे की डिफ़ॉल्ट नहीं होती थी। धर्मपाल जी की बहुत छोटी-सी पुस्तक है भारत का स्वधर्म, उसको पढ़ लीजिए। 18th सेंचुरी तक भारत में जाति का नाम नहीं था, और 1840 तक भारत में 7.5 से 8 लाख के बीच में गुरुकुल चलते थे, और उसमें जिनको आज दलित और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उनकी संख्या छात्रों की 76% थी, लिटरेसी रेट 96% था भारत का। तो ये सब संदर्भ बोध जो है जगाने का, इतिहास बोध जगाने का, स्वयं बोध जगाने का योगी जी ने प्रयास किया है, और वो लगातार बोलते हैं। लोगों को आज याद नहीं होगा 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता का तख्ता पलट किया गया, और शेख हसीना वाजिद को भारत आना पड़ा, और जिस तरीके से उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं के घर लूटे गए, जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, जलाए गए, महिलाओं के संग सामूहिक बलात्कार हुआ, केवल योगी जी ने इस आवाज को बुलंद किया था। लेकिन आज लोगों को याद नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को इतना सिनिक, इतना नेगेटिव बना दिया गया है कि हम अपने अपने चीफ मिनिस्टर की बात को केवल जो है इस रूप में देखते हैं, जैसे केवल हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है कि जैसे जो है ये केवल अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं। जीएसटी कानून बन गया था 2017 में, और अभी पीएम ने पिछले महीने कहा कि अब तक आप अगर 1 लाख की परचेज़ करते थे, तो उसपे आपको इनडायरेक्ट टैक्स 25,000 देना पड़ रहा था, अब आप दे रहे हैं 5,000। लोगों ने कहा झूठ बोल रहा है यार, पहले बढ़ा दिया, अब घटा दिया। किसी ने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि जीएसटी लागू होने से ही टैक्स बहुत कम हो गया था। मारुति कार अगर हरियाणा में बनती है, 1 लाख रुपए की है, उसके अगर हरियाणा गवर्नमेंट उसके ऊपर 15% वैट लगाती है, अगर वो यूपी आती है, तो यूपी में 1,15,000 रुपए के ऊपर फिर से लगेगा 15% टैक्स। यानी वो जो 1,15,000 रुपए की कार थी, वो अब बढ़ कर के 1,32,33,000 की हो गई। अब उसके ऊपर केवल एक टैक्स है, वो दुनिया में कहीं बिके, भारत में कहीं बिके, तो ये इतना बड़ा फ़र्क है। तो सोशल मीडिया से आप देखिए तो लोगों को तो मैं देखता हूँ हर व्यक्ति बिना विष बिना विषय की गहराई में जाए, जबकि अब तो विषयों के बारे में जानकारी करना पहले से बहुत आसान हो गया है। सारी सूचना नेट पे उपलब्ध है, कोई नहीं जाता। एक आम परसेप्शन है कि मोदी गवर्नमेंट ने पेंशन खत्म कर दी। अरे खत्म नहीं कर दी, केवल पेंशन पहले बोझ गवर्नमेंट के ऊपर था, अब पेंशन कंट्रीब्यूटरी हो गई है बस। और ये फैसला 91 में हो गया था, और पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून 2013 में मनमोहन सिंह के समय पास हो गया था। तो ये सारी बात, ये सारा इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूँ। और पेंशन जो है कंट्रीब्यूटरी होगी,
इसके बारे में सारी पार्टियों में कभी कोई मतभेद नहीं था। वो अलग बात है कि जीएसटी का बिल पहली बार पार्लियामेंट में कांग्रेस की सरकार में पी चिदम्बरम लाए। जब वो बिल पास हो गया तो राहुल गांधी बोलने लगे कि जीएसटी माने गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी माने गृहस्थी सर्वनाश टैक्स। तो ये सारी बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि संदर्भ अगर दिमाग में लोगों के नहीं होगा तो वो किसी भी बात का महत्व उसकी संपूर्णता में समझ नहीं पाएंगे। योगी जी ने आज जो बात कही है इसके इसकी इसको संपूर्णता में समझने की जरूरत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, जो जो अरब से फंडेड है, जो जो केरला से संचालित जो आपका इस्लामी जिहादी संगठन है, उसने घोषित तौर पे कहा है कि हमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस साल 15 अगस्त को अपने भाषण में लाल किले से कह चुके हैं कि भारत सरकार डेमोग्राफिक मिशन पे काम कर रही है। तो उसके पहले जून में ही चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल की घोषणा कर चुका था। यही अब इस समय प्रोसेस चालू हो गई है बंगाल में भी, यही अब आसाम में भी होगी, झारखंड में भी होगी और पूरे देश में होगी। लेकिन घुसपैठियों की सर्वाधिक समस्या बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, आसाम में है। तो ये जो योगी जी ने आज कहा है ये एक वेकअप कॉल है। लोगों को उन्होंने सहज रूप से ये चेताया है और अपोजिशन केवल ये कहेगा कि ये तो साहब योगी जी का डिविसिव एजेंडा है। ये डिविसिव एजेंडा नहीं है। योगी जी ने भारत के लोगों को भारत के भविष्य के बारे में चेताया है। हम और आप और योगी जी 100 साल नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश तो रहेगा ना। तो ये चेताया है, इसको सोचें। और इस देश में हिंदुओं को गजवा हिंद के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। इस देश के लोगों को गंगो जमन तहजीब के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। इस देश के लोगों को मिली जुली संस्कृति के नाम पे ठगा गया। जो लोग 1947 में पाकिस्तान चले गए थे और जब उनको पाकिस्तान में मनपसंद प्लॉट नहीं मिला तो वो वापस आ गए। ऐसे 2 लोग मुसलमान नेता संविधान सभा के मेंबर बन गए। ये सारी बातें छुपा ली गई हैं। गंगो जमन तहजीब केवल जो पाकिस्तान का गठन तो यूपी में हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है, लखनऊ के दारुल नदवातुल उलमा में हुआ है, दारुल उलूम देवबंद में हुआ है, आजमगढ़ के शिबली नोमानी कॉलेज में हुआ है। ये सारी बातों को छुपाने के लिए और जो लोग जो मुसलमान नेता अपर कास्ट के जो जिनको अशराफ कहा जाता है, शेख सैयद उर्फ पठान जो इसमें प्रमुखता से शामिल थे, उनकी प्रॉपर्टी ना छिन जाए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कि गंगो जमन तहजीब का पाखंड नेहरू ने 47 में शुरू किया और हिंदू मुस्लिम भाई भाई और ये और भारत का संविधान एक दायरे में समेट दिया गया जो आज भी हर ट्रक के पीछे होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या मुसलमान किसी अन्य फेथ के एग्जिस्टेंस को मानते हैं? ईसाई और जो उनके कजन्स हैं यानी अब्राहमिक रिलीजन, यहूदी ईसाई इस्लाम को कहा जाता है इब्राहिमी मजहब, यानी यहूदी ईसाई बोलते हैं अब्राहम और मुस्लिम बोलते हैं इब्राहिम। तो ये एक फैमिली के लोग हैं। इस्लाम इनको भी नहीं मानता। और ब्रिगेडियर एस के मलिक पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर की किताब है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर और उसका फॉरवर्ड लिखा है जनरल जियाउल हक ने और वो जामा मस्जिद दिल्ली के आदम पब्लिकेशन ने उसको छापी है। जयपुर डायलॉग ने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया है। जयपुर डायलॉग के बुक्स कॉलम में वो किताब मुफ्त में उपलब्ध है, उसको पढ़ लीजिए। वो कहती है जब तक एक भी गैर मुस्लिम या काफिर इस दुनिया में है तब तक कयामत नहीं आएगी। तो जो हमें हमारा अस्तित्व मानने को तैयार नहीं है, जो हमें हमें सामान्य मनुष्य का दर्जा देने को तैयार नहीं है, उनको कांग्रेस बता रही है कि भाई भाई हैं हमारे। योगी जी ने इसके बारे में चेताया है और मुसलमानों राजनीतिक इस्लाम की बात जब करते हैं जी 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 तो ये तो हर दल में घुसा हुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अब तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली है वहां भी घुस गया है। वो तो इस्लामिक सेना हो गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी देश में है जिसके ऊपर इस्लामिक वीटो लागू नहीं होता। केवल बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कि रमजान के महीने में घर में इफ्तार नहीं करते, अपने अपने सरकारी बंगलों में और गोल टोपी नहीं पहनते। हालांकि हमारे बड़े नेता हैं, लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हैं जो
ईदगाह ऐशबाग ईदगाह जाते हैं रमजान के महीने, जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सामान फिक्र का समाज में होना ही चाहिए, लेकिन टोपी वो लोग भी नहीं पहनते। तो ये जो टोपी पहनाने का जो सिंबल है, ये केवल आप दिखा रहे हैं कि इस्लाम की सनातन के ऊपर डोमिनेंस है, और इस डोमिनेंस के माइंडसेट को योगी जी ने तोड़ा है। जो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया है, जो अयोध्या का नाम जो फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है, जो मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर किया है, ऐसे ऐसे तमाम जिलों के बदलने की योजना है। और ये केवल ये है कि जो इस देश की प्राचीन आइडेंटिटी को हमेशा के लिए इरेज कर देने का षड्यंत्र था, उसके तहत ये नाम बदले गए थे। टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में 40 नगरों के नाम बदले थे, 40। आज उसमें एक भी नाम शेष नहीं है वहां। और जब वॉडिया राजाओं का शासन दोबारा हुआ ब्रिटिश पीरियड में, वो सारे नाम हटा दिए गए। औरंगजेब ने काशी का नाम रखा था इस्लामाबाद। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये मांग करेंगे कि काशी का नाम फिर से इस्लामाबाद कर दिया जाए? क्या राहुल गांधी ये मांग करेंगे कि दिल्ली का नाम फिर से शाहजहानाबाद कर दिया जाए? तो योगी ये जी ने मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला केवल अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी काफिरों के ऊपर स्थापित करने का है। योगी जी 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 इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। योगी जी ने कुछ बड़े प्रहार किए हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो अवैध कमाई की जा रही थी, जरा उसको भी सुन लेते हैं एक बार। जी 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 जी। बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सुन लेते हैं। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका, जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई,
मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो ये जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। इतनी खरी खरी और इतनी सीधी बात करता हुआ मुझे आज तक कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं दिया आज तक। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की अपनी पद की एक गरिमा है, एक मर्यादा है, उसके अंदर रहते हुए मुख्यमंत्री जी ने सारी बात बहुत साफ कर दी है, और ये लोगों को केवल चेताया है, और एक जननेता, एक राजनेता का जो दायित्व होता है वही उसी दायित्व को उन्होंने निभाया है। और ये कह देना कि संभल में कहीं 2-4 जो हैं अवैध दरगाहें, मज़ारें, मस्जिदें और मदरसे तोड़ दिए गए, या इंडो नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज में तुलसी या बस्ती में, सिद्धार्थ नगर में, उससे ये जो है जो कहा जाता था ना, वो महिषासुर मर्दिनी, जो बार बार जो उगाते हैं, क्या बोलते थे उनको, दुर्गा सप्तशती में। तो ये वो संहार करना है। ये एक दिन का मदरसा, एक अवैध मदरसा सब तोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये नेटवर्क इतना गहरे घुसा हुआ है कि चाहे उर्दू वो, चाहे वक्फ हो, मजार हो, दरगाह हो, मदरसे हो, गंगा जमन तहजीब हो, सेकुलरिज्म हो, ये सारा का सारा इतना इतना विशाल, इतना गहरा, इतना मजबूत इकोसिस्टम है जिसको को लोग जानते ही नहीं है। योगी जी ने कम से कम आपको चेताया है, जान तो लो ये है क्या समस्या, और फिर हम मुसलमानों को दोष क्यों दें। आज सारे इस्लामी जिहादी पार्टियों की सबसे बड़ी ताकत ये आपके इंडी अलायंस वाली पार्टियां हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर। इवन बीजेपी की जो एलआई पार्टियां छोटी छोटी हैं यूपी में, या यूपी की या बिहार की, ये भी केवल मुसलमानों के सहयोग के वोट के बल पर 2-4 सीटें ज्यादा जीतने के अलावा आगे ये सोच ही नहीं पाती। योगी जी का जो सोच है वो तो एक लॉन्ग टर्म, एक सिविलाइजेशन, नेशन स्टेट का जो सोच होना चाहिए, जो आने वाले 100 से 500 वर्ष के बारे में सोच रहा है कि देश की सभ्यता का, देश का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। योगी जी भविष्यवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां तो आने वाले चुनाव के आगे सोच ही नहीं पाती। मुख्तार अब्बास नकवी माफिया का बेटा को सुहेल देव राजभर पार्टी का नेता है, ओम प्रकाश राजभर जो सरकार में मंत्री है, उसने टिकट दिया मऊ से और वो जीत गया। तो इनको तो केवल किसी तरह से सीट निकल लिए, लेकिन सीट के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, सत्ता के ऊपर सोच करके अगर कोई व्यक्ति इतनी इस बात को इतने खरे खरे शब्दों में कहने का साहस रखता है, वो योगी आदित्यनाथ जी ने कल दिखा दिया। तो अब इसका जो है निहित संदेश समझने की आवश्यकता है, संदर्भ सहित इतिहास क्या है। और यदि हमारा इतिहास बोध नहीं होगा, यदि हमारा स्वयं बोध नहीं होगा, और हम केवल अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे जाति में उलझे रहेंगे, तो फिर योगी जी की बात जो है इस कान से घुसेगी, उस कान से निकल जाएगी। और ये हमें अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। सही बात आप कह रहे हैं। हमारी भूमिका तो पूर्ण हो गई। ओके जी, तो ये है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ये कोई जो है और ये जो औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो थोड़ा, प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है।
बुद्धि नहीं मिलती है, नहीं है मेरे साथ। उसके लिए नहीं, प्रयास उसकी करना बात है, होता है। बाहर मिल जाएगा। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर भी जम करके बरसे हैं आज फिर से, और दियों का विरोध करने के लिए उन्होंने फिर से अटैक किया है अखिलेश पर। जी। आप ये सोचिए कि दिल्ली संसद मार्ग के जो मस्जिद है उसका मोहिबुल्ला नदवी जो जो रामपुर से उनका सांसद है, और वहां पे समाजवादी पार्टी के सांसद गए थे। उसमें अखिलेश जी की पत्नी भी गई थी, डिम्पल जी, जो स्वयं सांसद हैं मैनपुरी से। और उनके ऊपर बहुत भद्दे कमेंट किए थे एक मौलाना ने, और टीवी चैनल में डिबेट किए थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि उनके पार्टी के एमपी ने भी अपनी ही पार्टी की महिला एमपी के पक्ष में कुछ नहीं बोला, और अखिलेश यादव के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो जो आदमी सत्ता के मोह से इतना ज्यादा बंधा हुआ हो, जो अपनी पार्टी, जो अपनी पत्नी के ऊपर इतने भद्दे कमेंट कर रहे हैं मौलाना, और उन्हीं की पार्टी का एमपी मौलाना मोहिबुल्ला नदवी जो रामपुर से सांसद है, उस तक ने भी उस डिम्पल जी के बारे में भद्दी टिप्पणी करने वाले मौलाना के बारे में कुछ नहीं कहा। ये है राजनीति समाजवादी पार्टी की, ये है राजनीति सेकुलरिज्म के नाम पे, ये है असली भयावह गंदा चेहरा सेकुलरिज्म, सेकुलर पॉलिटिक्स का। और इसी को अगर 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 इसी पे आपने अगर सवाल उठा दिया, तो फिर ये बात पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रह जाती। अब आप फिर सेकुलर नहीं रह गए, आप कम्युनल हो गए, आप फासिस्ट हो गए, आप नाजीवादी हो गए, न जाने क्या क्या हो गए। सारा कूड़ा करकट ये लोग यूरोप से ले आते हैं, इनके पास भारतीय माल कुछ भी नहीं है। तो योगी जी ने बहुत सही समय पर बहुत सही बात पहुंचाई, ये कही है। और इसका संदेश बिहार में भी जाएगा, लोग समझेंगे कि ये मामला जो है ये सेकुलर कम्युनल नहीं है, ये मामला सवर्ण और बैकवर्ड का मामला नहीं है। अगर आप काफिर हैं तो काफिर हैं, तो और अगर क्रिश्चियनिटी में है, तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो हीदन है, और वरना आप पैगन हैं। तो उनके लिए, आप अगर उनके मजहब में बिलीव नहीं करते हैं तो आप दुश्मन हैं उनके। और फिर आप चाहे चौधरी हो चाहे भट्ट जी हो, दोनों वाजिबुल कत्ल हैं। ये बड़ा क्लियर है बड़ी किताब में, लोगों को समझ लेना चाहिए। योगी जी ने जितना वो कह सकते थे उन्होंने कह दिया। और उसका जो निहित संदर्भ है, जो उसका निहित अर्थ है, वो लोगों को समझना चाहिए। और ये जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का टीवी में डिबेट का मुद्दा बन के ना रह जाए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि। और अब तो जो है, जो और दो संत पैदा हुए इस देश में, सीताराम गोयल और राम स्वरूप। उनकी वेबसाइट है वॉइस ऑफ धर्मा, उसमें हिंदी में अंग्रेजी में ये किताबें पढ़ी हुई हैं, फ्री में कोई पढ़ सकता है। एक किताब है 1982 की, द कलकत्ता कुरान पिटीशन। वो किताब उसमें पड़ी हुई है कि, और उसमें कुरान को लेकर के चैलेंज किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। उसके उसके बाद पूरा उसका ब्यौरा है, पढ़ लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। क्रिश्चियनिटी ने इस देश में क्या क्या किया है, हिंदूज एनकाउंटर विद द क्रिश्चियनिटी, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है, कैसे कैसे इस। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने दुनिया में 46 सभ्यताओं का समूल नाश किया है। पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एशिया में वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। केवल जो है साउथ एशिया में भारत, और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, कोरिया, ये बच गए। लेकिन वहां भी इंडोनेशिया, मलेशिया नहीं बच पाए केवल। और भारत दुनिया की अकेली ऐसी वाहिद संस्कृति है जिसके ऊपर 1000 साल से ज्यादा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का हमला हुआ। इन्होंने ब्रूटलाइज किया, वेंडलाइज किया। अंग्रेजों ने भरपूर कोशिश की इस देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए, लेकिन ये संस्था आज भी बची हुई है। लेकिन सनातन संस्कृति को नष्ट करने का, तबाह करने का, समूल नाश करने का जो महान अभियान था, वो आज भी जारी है। ये जाति का झगड़ा 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने पैदा किया है। कास्ट भारत के संदर्भ में पैदा हुआ शब्द है ही नहीं। कास्ट एक पोर्तुगीज शब्द है। ये अंग्रेजों ने पोर्तुगीज भारत के ऊपर चस्पा किया है, इम्पोज किया है। ये हमारा शब्द ही नहीं है। और ये जो है केवल जो है
क्रिश्चियन मिशनरीज को ये शिकायत थी तमिलनाडु में कि ब्राह्मणों के कारण हमारा हिंदुओं को कन्वर्ट करने का अभियान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तब चर्च ने ये सॉफ्टवेयर ये षड्यंत्र तैयार किया कि ब्राह्मणों को खलनायक बना जाए, को खलनायक जो है पेंट किया जाए। वहां से शुरू हुआ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। वो बढ़ते बढ़ते और उसके बाद आया आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य बाहर से आए थे, और फिर वो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट हुआ, फिर वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, फिर वो सोशल रेस्पेक्ट मूवमेंट हुआ, अब वो फिर वो सोशल जस्टिस मूवमेंट हो गया, और वो आज होते होते जो है और फिर उसको ब्राह्मणिकल ऑर्डर नाम दिया गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था नाम दिया गया। अब आजकल कहा जा रहा है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। जी ये जी काम ये काम कम्युनिस्ट भी कर रहे हैं। जेएनयू में काम ये हो रहा है, और सोनीपत की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, वहां भी ये हो रहा है। तो कुल टारगेट ये है कि ब्राह्मणों का नाश अगर कर दो तो फिर उसके बाद सारे हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। और यदि आप हिंदू किसी जाति के हैं और आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की एक कदम और आगे बढ़ गए। अब आपका अगला कदम क्रिश्चियनिटी है। पंजाब में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में सिखों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वहां भी यही चला था एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। तो ये जो जो योगी जी ने आज जो चेतावनी जारी की है कल, ये बहुत सामयिक है, बहुत रेलेवेंट है, और ये केवल भविष्य के आने वाले खतरे की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है। वैसे टू ड्रॉ योर ओन मीनिंग। जी, अमन चोपड़ा ने कल एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया और उन्होंने कहा कि दिए जलाना अगर फिजूल खर्चा है तो सफाई महोत्सव में जो 334 करोड़ रुपया खर्च किया था अखिलेश यादव, वो मुलायम क्या सिंह है? यादव ने, वो क्या था? और वो जनता के खजाने से, जनता की गहरे पसीने की, खून अरे की कमाई लूटा से गया सर, वहां पे इन्होंने, एक्सटॉर्शन किया जाता था। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।